हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक का एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है, इसी पे बात करनी है। तो आइए पढ़ते हैं। यस, आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्नड, जैसा कि आपने सीखा है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर से, एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल। ये बेसिकली हम जब बायोटेक पूरा करते हैं उसके बाद लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज द इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि ड्रग्स की बात भी कर सकते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आते हैं, मेडिसिन आती हैं। बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स की बात कर सकते हैं, फंजाई, प्लांट, एनिमल की बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए तो स्पेशली थेरापेटिक्स, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, जीएमओज, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए, प्रोसेस्ड फूड के लिए, बायो रेमेडिएशन, सुधार के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं बायोटेक का। ठीक है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, बायोटेक्नोलॉजी के 3 रिसर्च एरियाज हैं, उन पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने नोट कर रखी हैं, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर एग्रीकल्चर में बायोटेक का इस्तेमाल किया जाता है देन इट इज़ नोन एज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अगर मेडिसिन के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है दिस इज कॉल्ड रेड बायोटेक्नोलॉजी। और ये सवाल प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसे ग्रे बायोटेक्नोलॉजी ही पूछा गया था, या इसे वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और अगर मैराइन साइंस में बायोटेक का इस्तेमाल करें देन इट इज कॉल्ड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड इथिकल इशूज। इसमें आगे फिर बायोपैरेसी वगैरह के बारे में बात करनी है। तो फिलहाल जो बायोटेक हम पीछे पढ़ के आए हैं, आज उसी बायोटेक के, उसी बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात करनी है कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो देखिए, एक बात तो यहाँ से पहले ही तय हो गई कि ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और ये इस हेडिंग के अंतर्गत आएगा बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसमें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में बहुत ही अहम रोल है बायोटेक का, ठीक है, ये बात पढ़ेंगे हम। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर का जो मेन कंसर्न है वो एप्लीकेशन ही है, जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आपने देखा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसका उपयोग क्या है, उनका क्या एप्लीकेशन है, इसी को पढ़ना है। यस, देखिए 3 जो क्राइटेरियाज हैं वो क्या है? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम। बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कराना इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में या प्योर एंजाइम के रूप में। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, इंजीनियरिंग के थ्रू एक कैटलिस्ट को ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करा पाना जिससे कि वो एक्ट कर पाए। तीसरी बात, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी है। तो 3 एरियाज हमने बात करी, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर देयर। पहला, बेस्ट कैटलिस्ट। क्या? प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और ए प्योर एंजाइम। क्या प्रोवाइड करना? एक माइक्रोब प्रोवाइड करना या प्योर एंजाइम प्रोवाइड कराना। दूसरी बात, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, जिससे कि एक कैटलिस्ट एक्ट कर सके। तीसरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हम प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं, प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये सब आप पढ़ चुके हैं। लेट अस नाउ लर्न, अब हमें पढ़ना कुछ और है कि लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ह्यूमन अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक का एप्लीकेशन कैसे करेगा, बायोटेक का एप्लीकेशन कैसे करेगा, ठीक है ना, बायोटेक एप्लीकेशन कैसे करेगा, ये बात हमें करनी है। 3 फील्ड में हमें विशेषतया पढ़ना है। एग्रीकल्चर में,
दूसरा मेडिसिन में, और तीसरा जीएमओस के बारे में भी बात करेंगे अभी आगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि कैसे ह्यूमन को इंप्रूव किया जाएगा। पहला, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला है एग्रीकल्चर में, खेती में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे होगा। तो लेट अस टेक ए लुक एट द थ्री ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। भाई एग्रीकल्चर का क्या मीन है? एग्रीकल्चर का टारगेट है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, पैदावार को बढ़ाना, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना तीन तरीके से। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करना। दूसरा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना। और तीसरा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करना। पहला एग्रोकेमिकल बेस्ड, केमिकल, एंड सेकेंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कह सकते हैं। थर्ड इज जीएमओस, ऐसा क्रॉप बनाना जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। और इसका क्या मतलब है? जैसे यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एज ए फूड, इससे आपको क्या मिलेगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड मिलेगा। भाई अगर आप क्रॉप को मॉडिफाइड करोगे तो आपका भोजन भी मॉडिफाइड मिलेगा, तो यू विल गेट फ्रॉम देयर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है ना। चलो, तो ये एग्रोकेमिकल, अब ये क्या होगा इसके अंदर आगे अभी धीरे धीरे बात होगी। यहां से क्या है वो देखिए। पहला, अब कुछ बातों को समझने का प्रयास करिए। तीन बातें मैं पीछे बता के आया हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक है एग्रोकेमिकल, और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड टेक्नोलॉजी। भाई इसमें तो हम मॉडिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं ना, तो आइए एक एक करके बात करेंगे। एक बात और मन में है कि एप्लीकेशन बायोटेक का एग्रीकल्चर में क्यों किया? क्योंकि हम सभी लोग ये जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हमने कराया, जब हुआ था 1960s के दशक में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तब तो पैदावार बढ़ी थी, लेकिन आज और पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, केमिकल पे वेस्ट रहना अब ठीक नहीं है। किस पे वेस्ट रहना ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के, विच इज मोर बेटर देन केमिकल्स। तो देखते हैं सब। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ग्रीन रेवोल्यूशन से 3 टाइम्स फूड सप्लाई बढ़ गई थी, बट यट इट वॉज नॉट एनफ, ये अभी भी पर्याप्त नहीं था टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इंक्रीज्ड यील्ड हैव पार्सली बीन ड्यू टू यूज ऑफ इंप्रूव क्रॉप वैरायटी, और क्रॉप वैरायटी अगर इंप्रूव्ड वाली इस्तेमाल करी जाए तो पैदावार थोड़ी बढ़ सकती है, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। सोच पा रहे ना? एग्रोकेमिकल का क्या मतलब हुआ? आप यहां चल के लिख लीजिएगा, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, नोट कर लो, क्योंकि मान लीजिए कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहां से और क्लियर रहेगा। तो एक खेती जो हुई वो केमिकल पे, दूसरी खेती है जो बहुत शानदार है आज की डेट में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इकोलॉजी में आप पढ़ते हैं, रमेश चंद्र डगार साहब ने 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात सोची है, वो दूसरी बात थे, याद आ गया तो बोल दिया मैंने। चलिए, तो फिलहाल बात हमने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, पीछे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो यस, अब बात क्या हुई कि इंक्रीज्ड यील्ड हैव पार्सली बीन ड्यू टू यूज ऑफ improved crop variety, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemical. However, for farming in the developing world, agrochemical are often too expensive. समस्या क्या है सर? एग्रोकेमिकल जो है, भाई एग्रोकेमिकल से हम क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं? एग्रोकेमिकल जो है ये टू एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है किसान के लिए, टू एक्सपेंसिव and further increases yield with existing variety or not possible using conventional breeding. conventional breeding का इस्तेमाल करते हुए और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाना मुश्किल है। कई प्रॉब्लम है। एक तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे अगर आप, तो कल को भी समस्या और दूसरी वाली आएगी, पहली बात। दूसरा, एग्रोकेमिकल टू एक्सपेंसिव है और पैदावार अब बढ़ पाना मुश्किल है। Is there any alternative path that our understanding of genetics can so that farmer may obtain maximum yield from their field? Yes है।
करें कि क्या कोई टेक्निक है, क्या कोई पाथ है जिससे बढ़े, तो है। इज देयर ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, क्या कोई तरीका है जो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करें, केमिकल का इस्तेमाल कम करें, सो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल आर रिड्यूस, जिससे कि एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम हो, तो क्यों नहीं है। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करिए। तीसरी बात, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज ए पॉसिबल सोल्यूशन। इन हर बात का सोल्यूशन है जीएमओस का इस्तेमाल करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का इस्तेमाल करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करना, इसमें हर समस्या से निजात मिल जाएगी। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई सर, और इससे हमारा पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। तो भाई सवाल मन में आ सकता है कि हम एग्रीकल्चर में बायोटेक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अब समस्या क्या है, करेंगे कैसे, तो कैसे करेंगे, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम थोड़े ना है भाई, कैसे करेंगे। तो करने के पीछे बस ये करना है कि जो हर्ब नुकसान पहुंचाता हो उसी को निपटाने के लिए जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। समझ पा रहे ना। तो आगे ये बात आपको समझनी है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हर समस्या का समाधान जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, और ये आगे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देगा। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। क्या प्लांट बैक्टीरिया फंजाई and animals whose gene have been altered by manipulation are called genetically modified organism। वो प्लांट, वो बैक्टीरिया, वो फंजाई, वो एनिमल्स जिनके जीन को मैनिपुलेट किया गया है, जिनके जीन में खुराफात करी गई है, जिनके जीन में बदलाव किया गया है, जिनके जीन को बदला गया है, जिनके जीन को चेंज किया गया है, दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और उस तरीके से चेंज किया गया है कि अपनी सारी समस्याओं से निजात मिल जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज। अब समस्या क्या है वो देखिए भाई, अगर जिन समस्याओं से हम गुजर रहे थे उन समस्याओं से निजात मिल जाए, जैसे कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट है, अब उस प्लांट को हमें कम से कम पानी में ग्रो करना हो, आज जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों का इस्तेमाल करिए, ग्रो हो जाएगा। कहीं पे सूखा पड़ रहा हो वहां ग्रो कर जाएगा। समझ पा रहे ना, सब जीन में परिवर्तन करना है सर, और कुछ नहीं करना। आइए, पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। फसल को कुछ ऐसा बनाया जाए, एग्रीकल्चर के लिए ऐसा बनाया जाए कि अगर कोई एबायोटिक स्ट्रेस आ जाए तो उससे वो बचा रह सके। जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो तो भी प्लांट बचा रहे, सूखा पड़ जाए तो भी प्लांट बचा रहे, सॉल्टी कंसंट्रेशन हो तो भी बचा रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो भी बचा रहे, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए तो भी बचा रहे। अगर इस प्रकार की कोई क्रॉप मिल जाए, इस प्रकार की कोई क्रॉप, कोई फसल जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से बना ली जाए, तो डेफिनेटली अगर इन समस्याओं, ये कोई समस्या नहीं होगी, तो पक्का है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही सर, 100% बढ़ेगी। ठीक है ना। रिड्यूस्ड रिलायंस, मतलब रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, या यहां पे निर्भरता में कह रहा हूं, इसका एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है मैंने, डिपेंडेंस। तो रिलायंस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल, यानी केमिकल पे भरोसा करने के बजाय, केमिकल पे डिपेंड होने के बजाय, इसका जो डिपेंडेंसी है वो कम किया जाए। केमिकल की डिपेंडेंसी क्यों कम करना जरूरी है, ये बात को समझिएगा। केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम किया जाए, क्योंकि पेस्ट जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम डेफिनेटली जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा उससे बच पाएंगे इससे। क्लियर हो गई बात। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस, तो पहला पॉइंट हुआ कि किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से हम बच पाएंगे। दूसरा पॉइंट हुआ कि रिड्यूसेस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे हमारी निर्भरता कम हो, हमारी डिपेंडेंसी कम हो, जिससे कि प्रोडक्टिविटी थोड़ी और बढ़े। एक चीज, दूसरा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन भी कम हो। तीसरी बात, हेल्प टू रिड्यूस पेस्ट हार्वेस्ट लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, सॉरी, जब फसल पक के तैयार हो जाती है उसके बाद भी नुकसान ना हो, उससे ही बचाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पहले जो टमाटर आता था बहुत जल्दी सड़ जाता था या बहुत जल्दी खराब हो जाता था। आज के रेट में जो टमाटर की नई वैरायटीज आई है, जैसे आप फ्रिज में रखते हैं कई दिन तक बचता है, बचा रहता है, दिस इज कॉल्ड फ्लेवर शेवर टोमेटो।
इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबे समय तक होती है। आप फ्रिज में रखते हैं, काफ़ी दिन तक ये रखा रहता है। क्यों रखा रहता है, क्यों जल्दी खराब नहीं होता? क्योंकि इसमें ऐसे जीन इनकारपोरेट कर दिए गए हैं जो वो जो लिक्विड कंटेंट था वो थोड़ा कम हो गया। अब आप देखिए टमाटर आप काटते हैं तो उतना जल्दी लिक्विड नहीं निकलता, लेकिन आप देसी टमाटर देखिए वो जल्दी खराब हो जाता है। अब मान लीजिए ट्रक से गुजरात से यूपी आना है, रास्ते में ही सारी चटनी बन गई, सेल खेल खत्म, तो खराब हो जाता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बच पाएंगे। इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट की ऐसे जीन इनकारपोरेट करे जाएं कि प्लांट मैक्सिमम जो मिनरल इस्तेमाल आया है उसका इस्तेमाल करे, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे मिनरल की को यूज करने की इफिशियंसी, यानी इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस। प्लांट में जो भी मिनरल हैं उनके मैक्सिमली उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, और अगर मैक्सिमली उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लिया जाएगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लिया जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर मैक्सिमम मिनरल का इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो सॉइल में या प्लांट में जल्दी नहीं खत्म होंगे मिनरल। क्यों? दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सॉर्शन ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ सॉइल, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो आपका मिनरल है वो जल्दी सॉइल में एग्जॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा प्लांट। लास्ट, इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, भोजन जो भी प्लांट दे रहा है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा दें। जैसे राइस मान लीजिए है, अब राइस से आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए राइस में ऐसे जीन इनकारपोरेट कर दिए जाएं जो विटामिन ए की सिंथेसिस करें, तो भैया एक तो चावल खाया, ऊपर से विटामिन ए मिल गई, तो सो फॉर सो गुड, सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। तो यस, दिस इज कॉल्ड गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें कैरोटीन जीन ट्रांसफर किया गया, और इस कैरोटीन जीन ने क्या बनाया? विटामिन ए। तो आपको नहीं लग रहा है कि पूरा क्रॉप का पूरा मैनेजमेंट ही बढ़िया हो गया? भाई ना तो किसी प्राकृतिक आपदा का असर हो रहा है, पेस्टिसाइड भी काफ़ी कम यूज हो रहे हैं, बाद में पकने के बाद फसल का नुकसान भी नहीं हो रहा है, प्लांट जो मिनरल मिल रहा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी भोजन की बढ़ गई। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना तो फिर गजब का बेनिफिट दे रहा है। एक पॉइंट एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा एग्रीकल्चर करना, 6 पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं, आगे लिखा है बट उन्होंने जोड़ा नहीं है। टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसा प्लांट डेवलप करना जिसको पेस्ट से नुकसान ना हो, ऐसा प्लांट डेवलप करना जिसको पेस्ट से नुकसान ना हो। जैसे हमारा कोई प्लांट है, मान लीजिए कॉटन का प्लांट है। किसका प्लांट है? कॉटन का प्लांट है। अब कॉटन को आके कोई डैमेज कर जाए, उसकी खा जाए, उसके जो फ्लावर उसका है जब मैच्योर हो जाए उसके पहले वो निपटा जाए, कॉटन ही ना मिले, मतलब कोई बॉल वर्म या कोई बड वर्म आके खा जाए, तो ऐसे इंसेक्ट से बचाने के लिए, मतलब टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसे प्लांट बनाए जाएं जो कोई भी पेस्ट, चाहे वो इंसेक्ट हो और चाहे वो निमेटोड हो, आके नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये बहुत ही बेहतर होगा, ये गजब का पॉइंट है, टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो आप इसे नोट कर लें, आगे हमें डिटेल में ये बात आपसे करनी है। तो 5 पॉइंट और एक छठा हमने आपको जोड़ा। अब ये आगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हमें पढ़ना है, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हमारा होगा, इसमें इसको हम पढ़ेंगे बीटी कॉटन में, और जो निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट होगा इसको हम पढ़ेंगे मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यस, रेजिस्टेंट प्लांट की बात हो गई, तो इसके लिए अभी हम आपको बीटी कॉटन पढ़ाएंगे। और निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, ये मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया, अभी आरएनए इंटरफेरेंस की बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे, वहां पढ़ेंगे। तो इतनी बातें पढ़ने के बाद ये 5 पॉइंट तो हमारे हो गए। अब छठा पॉइंट हमें आपको समझाना है कि कोई प्लांट कैसे ऐसा बनाया जाए कि जिसको कोई इंसेक्ट आए भी तो नुकसान ना पहुंचा पाए। तो यस, टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट। तो आइए आगे। यस सर, कह रहे हैं इन एडिशन टू दीज यूजेस जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट का क्या मतलब होता है? ग्रोइंग प्लांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, supply alternative resource to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. तो genetically modification GM has to create एक ऐसा प्लांट क्रिएट करना जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रो कर रहा हो, और
जो सप्लाई करे अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज को, स्टार्चेस को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स या फार्मास्यूटिकल्स। तो ये अल्टरनेटिव रिसोर्सेस यहां से आपको मिल जाएंगे। तो अब इसी में थोड़ी सी बात और हम करते हैं, क्या वो जरा देखें। जो हमें बेसिक पढ़ना है ये वाला पॉइंट, टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंट, इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमें पढ़ने चलना है। तो यहां पे हमारी हेडिंग क्या होनी चाहिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो वहां तो ऊपर जगह नहीं है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये हमको पढ़ना है। देखिए, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये छूटा हुआ था, वहां मैंने जोड़ दिया था, दैट यू विल स्टडी इन डिटेल प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये पॉइंट 6 पढ़ा के आया था, विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज। इससे क्या होगा, पेस्ट का इस्तेमाल घट जाएगा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, पेस्ट का नहीं, पेस्टिसाइड का, पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड कहलाता है, गैमेक्सिन वगैरह आपने सुना होगा। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजियंसिस बैक्टीरिया है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीटी। क्या बोलते हैं, बीटी। ये बात को ध्यान से समझिएगा, ये बैक्टीरिया क्या है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, इसके पास होता है कुछ, तो बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है, बीटी टॉक्सिन, ये एक प्रोटीन है एक्चुअल में, तो बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है। बीटी, अब आगे सुनिएगा, तो प्रोड्यूस्ड बीटी टॉक्सिन कहां से, बैसिलस थुरिंजियंसिस। एक सवाल और नोट कर लेना, बैसिलस थुरिंजियंसिस कभी आया है एग्जाम में, ये श्वाइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये श्वाइल बैक्टीरिया, एडिशनल पॉइंट दे रहा हूं। बीटी टॉक्सिन जीन एक हमारा है, बीटी टॉक्सिन जीन। अब अगर जीन है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और इसे बोलते हैं टॉक्सिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं, टॉक्सिक प्रोटीन। यस, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। और ये जो टॉक्सिक है, ये जो केमिकल है, ये इंसेक्ट से बचाता है प्लांट को, इंसेक्ट आके इसे निपटा नहीं पाएगा। विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड, बिना इंसेक्टिसाइड के इस्तेमाल के, यानी ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को मार डालेगा। अगर इंसेक्ट ने इसका इस्तेमाल किया, इसका सेवन किया, तो इस इंसेक्ट की डेथ होना तय है। यानी बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल जीन है जो ऐसा प्रोटीन बनाता है जो टॉक्सिक होता है। अब अगर वो जीन, आगे सुनिए, इन इफेक्ट क्रिएटेड ए बायोपेस्टिसाइड, अगर ये जीन, कौन सा, बैक्टीरिया से ये जीन निकाला जाए और पर्टिकुलर प्लांट में डाल दिया जाए, तो फिर उस प्लांट को भी इंसेक्ट नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। यस, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, यस इट कैन फॉर्म। अब किसी भी प्लांट को जिसको इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता हो, अगर उसे बीटी जीन, अगर उसे बीटी टॉक्सिन जीन दे दिया जाए, तो क्या उसको नुकसान पहुंचा पाएगा इंसेक्ट? नहीं। हो गया फंडा क्लियर। अब ये कैसे काम करता है, इसके आगे यहां से समझेंगे। दिस इज कॉल्ड बीटी कॉटन। बीटी कॉटन पढ़ने चल रहे हैं, समझते हैं बीटी कॉटन क्या है। देखिए, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थुरिंजियंसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट कैन किल सर्टेन इंसेक्ट, जो सर्टेन इंसेक्ट को मार सकता है। जैसे एक हमारे पास है लेपिडोप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस क्या होते हैं, ये बोलते हैं टोबैको बडवर्म, या इन्हें आर्मी वर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मी वर्म। एक दूसरा हमारे पास है कोलियोप्टेरेंस। क्या बोलते हैं, कोलियोप्टेरेंस। इन्हें बोलते हैं बीटल्स। क्या बोलते हैं, बीटल्स। एक और हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड डेप्टेरेंस। भैया ये मैचिंग में एग्जाम में आ सकता है, डेप्टेरेंस। ये क्या है, फ्लीज हैं या मॉस्किटो हैं। इन सबको निपटा सकता है कौन, ये प्रोटीन। ये प्रोटीन इतना खतरनाक है कि ये किसी को भी साफ कर सकता है।
बैसिलस, तो अब आगे मैं इस तीनों पॉइंट को अच्छे से आपको दिखा देता हूं। दिस इज कॉल्ड लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बर्डवर्म या आर्मी वर्म। दिस इज कॉल्ड सोलोप्टेरेंस, दिस इज कॉल्ड बीटल्स, और ये फ्लीज और मॉस्किटो है। पूरी बात फिर से मिटाने जा रहा हूं। यस, आइए देखते हैं सर। हमारा है बैसिलस thuringiensis, forms protein crystal during particular phase of growth. These crystal contain a toxic insecticidal protein. Yes, तो ये हमारा बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, और ये क्या बनाता है? प्रोटीन क्रिस्टल। एक्चुअल में ये प्रोटीन क्रिस्टल जो होता है ये इनएक्टिव स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? इनएक्टिव स्टेज में होता है। और जब इसको इंसेक्ट खाता है और ये इंसेक्ट की मिडगट में पहुंचता है, कहां पहुंचता है? मिडगट में। मिडगट में पहुंचेगा और वहां पे इसको मिलेगा एल्कलाइन मीडिया, जो वहां पे पीएच ज्यादा होता है 7 से। जब इसको मिलेगा एल्कलाइन मीडिया, तो ये जो हमारा इनएक्टिव वाला है एल्कलाइन मीडिया में, इनएक्टिव प्रोटीन जो है वो एक्टिव इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली इंसेक्ट का प्रोग्राम खत्म हो जाता है और इंसेक्ट की डाई हो जाती है, मतलब मौत हो जाती है। ठीक है ना? तो यस, आपके मन में सवाल आ सकता है कि खुद ही के प्लांट को क्यों नहीं खत्म कर देता, या ऐसी कुछ बातें। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। किस रूप में? इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के रूप में होता है। ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के रूप में होता है। बट वंस इंसेक्ट इंजेस्ट, एक बार जब इंसेक्ट इसको इंजेक्ट करता है, इंजेस्ट करता है, सॉरी, इंसेक्ट जब इसको इंजेस्ट करता है मतलब खाता है, इंजेस्ट करेगा, तो क्या होगा सर? याद रखिएगा, दिस इनएक्टिव फॉर्म्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म्स ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। तुरंत ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। किस वजह से? एल्कलाइन पीएच, विच सॉल्वलाइज द क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल को सॉल्वलाइज कर देता है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट। मैं यहां पे सिर्फ एल्कलाइन पीएच के लिए इसका नाम लिया था। तो एक्टिव जो टॉक्सिन है किससे जुड़ जाएगा? मिडगट से जुड़ जाएगा, और वहां की इपिथेलियल सेल को डैमेज करेगा धीरे धीरे। और जब इपिथेलियल सेल वहां की डैमेज हो जाएंगी तो इसमें क्या करेगा? इस मिडगट में, इसकी इपिथेलियल सेल में पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, होल का फॉर्मेशन करेगा, उससे स्वेलिंग हो जाएगी और सेल की लिसिस हो जाएगी, और फाइनली धीरे धीरे सेल की डेथ हो जाएगी। क्लियर? मतलब क्या है सर? ये इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव में कब कन्वर्ट होगी? जब एल्कलाइन मीडिया मिलेगा तब कन्वर्ट होगी। फंडा क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। ये देखिए, कह रहे हैं कि क्रिएट पोर्स causes cell swelling and lysis and eventually causes death of the insect। और इस प्रकार से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बात को पूरा करें, ये देखिए क्राइजीन, यहां पे बात करेंगे अभी हम आगे। इसमें स्पेशल एक जीन है, दिस इज कॉल्ड क्राइजीन, क्राई प्रोटीन। अब क्राइजीन क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है वन जीन वन एंजाइम। यू विल ऑलरेडी स्टडी दिस, आपने पढ़ रखा होगा इसको कि क्या बनाएगा ये। तो जीन है तो प्रोटीन बनाएगा या क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। इंसेक्ट फीड करेगा इसको, और इन मिडगट क्रिस्टल प्रोटीन बिकम्स एक्टिव ड्यू टू एल्कलाइन मीडिया, हो जाएगा एक्टिव, और एक्टिव प्रोटीन बाइंड टू मिडगट ऑफ एपिथेलियम एंड लिसिस एंड डेथ टेक्स प्लेस। डायग्राम में दिखाऊं, ये क्राई प्रोटीन है, कहां से बना? क्राइजीन से बना, सॉरी उल्टा हो गया, क्राइजीन से बना। किससे बना? क्राइजीन से बना। अब ये इस किसके अंदर जाएगा? ये जो कंटेंट है किसके अंदर जाएगा? इस लार्वा जो आपको दिख रहा है या जो इंसेक्ट है इसके अंदर दिखेगा। इन लार्वल मिडगट प्रोटोलिटिक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन रिलीजेस क्राइटॉक्सिन व्हिच बाइंड टू द एपिथेलियल सेल। आप देखिए ये किसके साथ जुड़ गया? एपिथेलियल सेल से, और इससे ये देखिए ध्यान से, ये सेल की लिसिस हो रही है। टॉक्सिन बाइंडिंग causes cell lysis destroying barrier to body cavity, और धीरे धीरे इस पूरा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। ओवरऑल कहना क्या था सर? क्राइजीन क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है?
इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव कब होगा? जब इसे एल्कलाइन मीडिया मिलेगा। कौन सा मीडिया मिलेगा? एल्कलाइन मीडिया मिलेगा। और ये एल्कलाइन मीडिया जैसे ही मिलेगा, ये प्रोटीन हमारा एक्टिव स्टेज में आ जाएगा। और अब ये जाके किससे जुड़ेगा? मिडगट के एपिथेलियम से जुड़ेगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और जब ये एपिथेलियम में जुड़ेगा तो वहाँ पे सेल का ब्रेकडाउन कर देगा, सेल्स की लिसिस कर देगा, और सेल स्वेल करके लिसिस करके धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। इस प्रकार से जो इंसेक्ट हमारे कॉटन प्लांट को खाने आया था, वो इंसेक्ट खुद ही निपट गया, और इसी को बोलते हैं बीटी कॉटन। और इस प्रकार से हमने पेस्ट से अपने प्लांट को बचा लिया। ठीक है, ये डायग्राम एडिशनल एनसीईआरटी का था। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन isolated from Bacillus thuringiensis bacteria incorporated into several crop plant such as cotton। तो Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया से जीन को निकाला गया और कहां इंट्रोड्यूस किया गया? कॉटन में। कहां? कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप क्या होगा ये आप खुद सुने और समझें। कॉटन प्लांट में क्राइजीन क्राई प्रोटीन बनाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा। जब उसको इंसेक्ट खाने आएगा, वो प्रोटीन पहुंच जाएगा इंसेक्ट के आंत में, और वहां पे जब उसे एल्कलाइन मीडिया मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर के इंसेक्ट के मिडगट के पास जाएगा, उसमें एपिथेलियल में घुस जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगी, धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी और इंसेक्ट की मौत हो जाएगी। सवाल एक, चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप। जो जीन की चॉइस है ये क्रॉप पे डिपेंड करती है और टारगेट पेस्ट पे डिपेंड करती है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो बीटी टॉक्सिन जनरली इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन नोन एज CRY1AC एंड नेम्ड एज क्राई। देयर आर नंबर ऑफ देम, इनकी संख्या ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन्स CRY1AC एंड CRY2AB। अब ध्यान से सुनिए, वो जीन जो CRY1AC है और CRY2AB है, इससे बना हुआ प्रोटीन, इससे बना हुआ प्रोटीन किसको कंट्रोल करता है? बॉल वर्म को कंट्रोल करता है। यानी जीन CRY1AC और CRY2AB जिस प्रोटीन को बनाता है वो किसको कंट्रोल करेगा? बॉलवर्म को। लेकिन वो जीन जो CRY1AB जीन है, ध्यान से सुनिएगा, CRY1AB जीन है, ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। किसको कंट्रोल करता है? कॉर्न बोरर को। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो अब इससे जो प्रोटीन बनेगा, किससे? CRY1AB से जो प्रोटीन बनेगा वो किसको कंट्रोल करेगा? कॉर्न बोरर से। लेकिन CRY1AC और CRY2AB से जो प्रोटीन बनेगा, इससे जो प्रोटीन बनेगा माय डियर, वो किसको कंट्रोल करेगा? कॉटन बॉलवर्म कह लीजिए। और जो CRY1AB से प्रोटीन बनेगा वो किसको कंट्रोल करेगा? वो कंट्रोल करेगा कॉर्न बोरर को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें कि CRY1AC और CRY2AB ये दोनों बॉलवर्म के लिए है, और CRY1AB ये कॉर्न बोरर के लिए है। तो AB फर्स्ट वाला जो है, ऐसे याद कर लो, फर्स्ट AB कॉर्न बोरर के लिए है, बाकी दोनों बॉलवर्म के लिए हैं। समझ पा रहे हो ना? ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बार नीट में पूछा गया है। ये आपके पास फेस मतलब इनका दिख रहा है, आप यहां से इस बात को समझ सकते हैं। ये कॉटन बॉल है, डिस्ट्रॉयड बाय बॉलवर्म। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है इसको? बॉलवर्म डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये दिख रहा होगा, बॉलवर्म ने इसको खराब कर दिया है। ये एक दूसरा है फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल, ये फुल्ली मैच्योर है। लेकिन इस डायग्राम को देखे, इस डायग्राम को देखे और एग्जामिनर एक सवाल पूछ सकता है कि इसको बचाने के लिए, ये डायग्राम है, अगर इस ए को बचाना चाहें तो कौन सा जीन इस्तेमाल करें? इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। यहां से आप अगर CRY1AC और CRY2AB अगर इस्तेमाल करेंगे तो बॉल वर्म से बच जाएंगे, और अगर बड कॉर्न बोरर से बचना चाहते हैं तो CRY1AB का इस्तेमाल करें। ये डायग्राम आपको देखना चाहिए, और जो पॉइंट मैंने कहा है वो भी आप नोट कर लें, तो इट इज़ मच बेटर फॉर यू। तो ये तो हमारी बात हो गई, हमने जिसमें इंसेक्ट से बचाने की बात करी। अब अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि
पेस्ट जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस की बात करनी है, नेमाटोड रेजिस्टेंस प्लांट कैसे बनाएंगे, कैसे ये प्रोसेस होगी, तो उसके लिए अगली वीडियोस तक का वेट करना पड़ेगा। आज का लेक्चर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले वीडियोस में हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।